नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे कर्ज से मौत तक सिस्टम पर सवाल। हरियाणा के पंचकुला में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने कथित तौर पर जहर खाकर अपनी जान दे दी। मृतकों में पति पत्नी, उनके 3 बच्चे और 2 बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि घटना सोमवार की रात करीब 11 बजे सेक्टर 27 में सामने आई, जब एक कार से सभी के शव बरामद किए गए। कार उत्तराखंड के देहरादून नंबर की पाई गई है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार में मौजूद सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में 6 को मृत घोषित किया गया, जबकि एक सदस्य की हालत गंभीर बताई गई है। इलाज के दौरान हालांकि उसने भी दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। पुलिस की माने तो मृतकों में 2 की पहचान प्रवीण मित्तल और उनके पिता देशराज मित्तल के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि परिवार भारी कर्ज से परेशान था, जिसके चलते उन्होंने एक कठोर कदम उठाया और घटना की गंभीरता को देखते हुए खुद डीसीपी हिमाद्री कौशिक और डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित दहिया मौके पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य भी इकट्ठा किए और कार की तलाशी ली गई। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि प्रवीण मित्तल देहरादून में टूर एंड ट्रैवल्स का कारोबार करते थे, जो हाल के समय में कर्ज से परेशान थे और घाटे में चल रहे थे। कर्ज बढ़ने के बाद वो मानसिक तनाव में थे। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि पूरा परिवार पंचकुला क्यों आया और यहीं पर आत्महत्या क्यों की। पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है कि जिस घर के पास कार खड़ी थी वहां उनका क्या संबंध था। इस घटना से स्थानीय निवासी गहरे सदमे में हैं। आसपास के लोगों ने कहा कि कार वहां लगभग 2 घंटे से खड़ी थी, लेकिन किसी को यह अंदेशा तक नहीं था कि अंदर इतना दर्दनाक दृश्य छिपा हुआ है। प्रशासन ने इस त्रासदी पर दुख व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति संवेदनाएं भी प्रकट की है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं जिस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी, तो फिर भी सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट हैं और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, बट प्राइमा फेसी हम सुसाइड मैटर। जो 6 लोगों ने जहर खाया, मैं उसमें कौन कौन लोग हैं? वो ये पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो पाई मैम इनकी? हाँ जी, हमें पता है। अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट इनकी पहचान हो गई है। इस बात हमें आईडी से क्यों टीवी में देखा है और सुन के और हमने आंखों से देख के हमें बड़ा दुख हुआ। क्यों, ये सभ्य आदमी थे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सबसे दुआ सलाम करते थे, टाइम से आते थे, टाइम पे अपने घर में रहते थे और अपने जो है सुखी परिवार। अभी ये पता नहीं है कि इन्होंने किस घटना से इन्होंने ये आत्महत्या करी है, इसके बारे में तो हमें पता नहीं, क्यों हमने आंखों से नहीं देखा है, अपने कानों से नहीं सुना है, जबकि हमने टीवी भी देखा है। टीवी देखने के बाद में हमको ये हाँ जी, तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं जिस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी, तो फिर भी सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, बट प्राइमा फेसी हम सुसाइड मैटर। जो 6 लोगों ने जहर खाया, मैं उसमें कौन कौन लोग हैं? वो ये पूरे परिवार के लोग हैं।
खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। इनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। डॉक्टर निशा खन्ना मनोवैज्ञानिक हैं, डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा प्रोफेसर अर्थशास्त्री हैं, और नाहिद अकील साहब हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं। राजेश वर्मा जी हमारे साथ में हैं ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। सुखविंदर सैनी हमारे संवाददाता पंचकुला से। सबसे पहले पंचकुला से हमारे संवाददाता से अपडेट लेते हैं, बाद में मेहमानों के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुखविंदर, पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से बताएं। एक बहुत दर्दनाक हादसा जो है यहाँ पे हुआ है पंचकुला में। एक सुखविंदर, आपकी आवाज नहीं आ रही, लौटेंगे आपके पास में। देखिए, पंचकुला से ये दिल दहला देने वाला पूरा मामला सामने आया है। इस मामले को सुनने के बाद हर कोई सकते में है कि आखिर क्या वजह थी कि इस परिवार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। हालांकि प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक दृष्टया ये पूरा मामला जो है वो आत्महत्या से जुड़ा हुआ नजर आता है। सुखविंदर, अपनी बात को आप शुरू कर सकते हैं, बोलिए। एक बहुत ही दिल दहलाने वाला जो मामला सामने आया है कि पूरे परिवार ने जो सुसाइड करने की जो इनिशियल जो रिपोर्ट आई है कि सुसाइड कर लिया है, और बताया जा रहा है कि कर्जे से जो काफी परेशान था परिवार, और जो इन्होंने जो एक कदम उठाया बहुत ही दिल दहलाने वाला है। और एक कार में, और बताया जा रहा है कि पंचकुला में इन्होंने मकान जो किराए पे लिया हुआ था, जो अभी इनिशियल में पता लग रहा है कि मकान जो किराए पे लिया हुआ था, मकान के पास में ही एक खाली प्लाट में गाड़ी खड़ी करके उसमें जो सुसाइड किया है। और जो जहरीली चीज खाने के जो समाचार प्राप्त हुए हैं कि जहरीली चीज खा के पूरे परिवार ने 7 मेंबर हैं जो 7 के 7 ठीक है सुखविंदर, अभी जांच ये चल रही है कि जिस जगह पर इन्होंने अपनी कार खड़ी की थी, जिसमें ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके पास में जो आपने भी जिक्र किया कि मकान किराए पर ले रखा था, आखिर वो क्यों ले रखा था, कोई जानकारी मिली? क्योंकि देहरादून में रहता था परिवार और उसके बाद पंचकुला जाकर इस तरीके की घटना को अंजाम देना, इसके पीछे क्या तथ्य हो सकते हैं? पारिवारिक मेंबर है, उनका कहना है कि ये परिवार जो है तो बैंक का लोन, काफी बड़ा लोन था जो इनके ऊपर खड़ा था, और जो बैंक के मुलाजिम है, जो बैंक है, वो काफी जो इनको परेशान कर रहे थे, और एक काफी सारा परिवार जो काफी दुखी था। इन्होंने जो मकान यहाँ पे बताया जा रहा है, अभी इनिशियल जो रिपोर्ट है कि जो पड़ताल में पता लग रहा है कि इन्होंने यहाँ पे मकान किराए पे लिया हुआ था, और यहाँ पे जो बगेश्वर धाम के जो दर्शन भी करके आए, कल उनकी कथा भी सुन के आए, उसके बाद में जो ये कदम उठाया गया, और वहां पे करीब 2 घंटे तक ये कार में बैठे रहे हैं। और ये पड़ोस में से किसी ने 112 पे जो फोन किया कि यहाँ पे कार में ये हादसा हो गया, और पुलिस प्रशासन जो मौके पे पहुंचा और इनको पास के नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहाँ 6 मेंबरों की मौत हो चुकी थी। ठीक है, जो 7वां परिवार मेंबर था उनकी जो अस्पताल में जेर इलाज मौत हो चुकी है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। राजेश वर्मा जी भी हमारे साथ में हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। राजेश जी, बताया जा रहा है कि देहरादून में इनका टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस था, लेकिन अभी लोन का जिक्र सुखविंदर जी कह रहे हैं, क्या अब तक जानकारी आपको मिल पाई है प्रथम दृष्टया? बिल्कुल गरिमा, देखिए मैं सिलसिलेवार इस पूरी घटनाक्रम बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो ये घटना हुई है ये राजधानी देहरादून सहित जो हरियाणा के पंचकुला है वहां तक दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। क्योंकि अभी तक अगर जो जानकारी अब तक जो मिली है, क्योंकि कल देर शाम जो है पंचकुला में जो है हनुमान कथा थी, जिसमें ये पूरा परिवार जो है मित्तल परिवार ये उसमें सम्मिलित हुआ, जिसमें टोटल 7 लोग थे, 2 दंपत्ति के साथ साथ 2 बुजुर्ग दंपत्ति और 3 जो है बच्चे थे। ये अपनी गाड़ी के साथ जो है वो वहाँ पर गए थे। हालांकि जब इसमें तथ्य जो निकल करके आ रहे हैं, जो पंचकुला पुलिस की द्वारा बताया गया है कि कुछ तरल पदार्थ जो है इन लोगों ने जहरीला खाया है, जिसकी वजह से इन लोगों की मौत हुई है। लेकिन जिस समय ये जो गाड़ी का वेरिफिकेशन हुआ, तो गाड़ी का जो नंबर था वो देहरादून का था, देहरादून से गाड़ी रजिस्ट्रेशन थी, और देहरादून की आईडी के थ्रू जो है पुलिस यहाँ तक पहुंची, और पुलिस ने ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि आखिरकार ये परिवार रहता कहाँ है। तो हम लोग ने भी ये पड़ताल यहाँ पर पूरी की, और यहाँ पर जब पता चला कि जब ये परिवार 3 साल पहले, गरिमा देखिए महत्वपूर्ण बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये परिवार देहरादून में 3 साल पहले रहा करता था, जो भी और जहाँ रहता था वहाँ पर भी ये किराए के मकान में रहते थे। और जो परवीन मित्तल जिनके नाम पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन था और जिनकी आईडी से क्लियर हुआ कि वो देहरादून के निवासी हैं, देहरादून का यही परिवार बताया जा रहा था। लेकिन जो क्लियर हुआ है वो ये अब तक का तथ्य जो है वो साफ क्लियर हो पाए हैं कि जो पूरा परिवार था ये 3 साल पहले जो है वो पंचकुला जाकर के शिफ्ट हो गया था। लेकिन अभी फिलहाल देखिए जानकारी यही है कि जब वहाँ पे
उनके जहाँ पर ये पहले किराए पे 3 साल पहले रहा करते थे, तो आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये 3 साल पहले ये परिवार रहा करता था और इनके जो मित्तल है इनका टूर एंड ट्रेवल्स का काम था और काफ़ी अच्छा काम उसको बताया जा रहा था कि काफ़ी लंबे समय से ये लोग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक घाटा जो है इनको परिवार में टूर एंड ट्रेवल्स में मित्तल परिवार को हुआ और 3 साल पहले इन्होंने कर्ज के चक्कर में जो है देहरादून छोड़कर पंचकुला में शिफ्ट हो गए। देखिए अभी तक जो पुलिस ने जो उनका आधार कार्ड क्लियर किया है उसमें भी 3 साल बाद से लेकर आज भी उनका देहरादून का ही एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आज हम लोगों की टीम वहाँ पर पहुंची थी। लेकिन कुल मिलाकर के 3 साल पहले जो है ये मित्तल परिवार ने देहरादून छोड़ दिया था और ये पंचकुला ही शिफ्ट थे। और देखिए आगे ये सब जांच के विषय है कि आखिर इन लोगों ने आगे की क्या जानकारी पूरी जांच के बाद ही साफ हो सकेगी कि क्या वजह थी कि परिवार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। हालांकि पूरा मामला सवालों के घेरे में है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में है मनोवैज्ञानिक डॉक्टर निशा खन्ना जी का रुख कर लेते हैं। स्वागत मैम आपका। निशा जी, क्या लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो जांच प्राथमिक स्तर पर ये चीजें जो नजर आ रही हैं आत्महत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। एक परिवार जो हनुमान कथा सुनने के लिए पहुंचता है और उसके बाद तरल पदार्थ बताया जा रहा है, जैसा राजेश जी ने बताया कि उसका सेवन किया और उसके बाद बताया जा रहा है कि सभी की जान चली गई। आत्महत्या से प्रथम दृष्टया देखकर ऐसा लगता है कि आत्महत्या का मामला है, लेकिन कर्ज में डूबा परिवार, क्या उसी के चलते कदम उठाया गया? इसके पहले भी हमने देखा दिल्ली के बुराड़ी से एक मामला सामने आया था, मर्डर मिस्ट्री आज भी बनी हुई है वो, और इस मामले में भी कुछ वैसे ही रहस्य निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर किसी भी केस में आप स्पेशली फाइनेंशियल का देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक शेयर्ड थॉट प्रोसेस पूरे परिवार का होता है। मे बी जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में देखा गया है कि सब 3 साल पहले वो परिवार जहाँ देहरादून में रहता था और वहां बताया गया है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी। मे बी कोविड के चलते उनके काम में उनको फाइनेंशियल लॉसेस हुए होंगे और जिसकी वजह से उन्होंने अपना सिटी जो है या स्टेट पर्टिकुलर शिफ्ट किया होगा और यहाँ पर भी शायद वो काम नहीं चल पाया होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मानते हैं कि शेम से बेटर है, हमारे लिए सर्वाइवल से बेटर है शेम, और उस शेम के चलते हम शेम को पे नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, जैसे इमोशनल पेन बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम अपने आप को सुसाइड की हद तक ले जाते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस कोई भी एक फैमिली मेंबर अगर बड़ा मेंबर एक थॉट प्रोसेस को रखता है और बाकी सब फैमिली के मेंबर्स उसी थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ऐसे केसेस में ये होना जायज है। सेकेंडली, कुछ साइकोटिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, डिल्यूजन्स, बिलीव्स भी हो सकती हैं, क्योंकि वही एक आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट एक फैमिली मेंबर का है और वही व्यू पॉइंट बाकी सब फैमिली मेंबर्स का हो। जैसा कि आपने बोला कि वो किसी कथा को सुनने भी गए, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कभी भी टफ टाइम में होते हैं तो रिमेम्बरिंग गॉड्स नेम इज बेसिकली आपको सूथिंग करने के लिए, ताकि अगर आपके मन में कोई भी हलचल या कोई भी ऐसी चीज है तो वो आपको कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन दिखाए। तो कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने बोला कि परिवार बुरा नहीं था, बट मे बी कई बार फाइनेंशियल कंडीशन के अस्तित्व में आकर समटाइम्स लोग स्ट्रगल करते हैं कि हम सामने कैसे कर पाएंगे अगर फाइनेंसेस अच्छे नहीं है। बिकॉज पर्टिकुलर स्टेटस को बिलोंग करके अगर आप थोड़े से नीचे स्टेटस पर है तो अपने आप में एक इंटरनल स्ट्रगल होता है और इंटरनल स्ट्रगल को वो अच्छे से पॉजिटिवली ना ले। बाकी मुझे लग रहा है जांच निकलेगी तो उसके और भी कई रीजंस हो सकते हैं। अगर मेजर रीजन फाइनेंसेस है तो ऐसा हो सकता है, बट अगेन परिवार का एक डोमिनेटिंग मेंबर उसी के व्यू को सब शेयर करते हो और मे बी दैट जो होपलेसनेस की फीलिंग है, क्योंकि कोई भी इंसान जो सुसाइड करता है, इसे हम मास सुसाइड कहेंगे, ये मास सुसाइड का केस है। तो इस मास सुसाइड में अगर एक पर्सन का डोमिनेटिंग पर्सन जो कि हेड ऑफ द फैमिली है उसके व्यू पॉइंट से सब एग्री कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि लाइफ इज नॉट फर्दर, तो होपलेसनेस की जिसे बोलते हैं आखिरी हद तक। आई डू नॉट नो उन्होंने पहले किसी से बात की, अपने फैमिली मेंबर से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, क्योंकि कई बार जब भी कोई इंसान सुसाइड करता है वो कुछ ना कुछ हिंट देता है आपको, उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस भी दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात ये ना कि देखिए अगर कर्ज था तो ये परिवार के मुखिया या परिवार जो लोग पूरे बिजनेस को संभाल रहे थे उन्हें ज्यादा ज्ञात होगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। क्या वजह थी आखिर असली, क्या कर्ज ही असली वजह थी? हालांकि जांच के बाद सब कुछ साफ होगा। ने ये भी कहा है कि फिलहाल जांच पूरी नहीं हो जाने तक हम पूरा मामला भी नहीं खोलेंगे ताकि तथ्य बिगड़े ना हो और किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। ठीक है मैम, लौटेंगे। हमारे साथ में अर्थशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका मेहलोत्रा भी जो जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत मैम आपका भी। मोनिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ देश हमारा चौथे नंबर पर इकोनॉमी में आ गया है और हमने कई देशों को पीछे छोड़ दिया।
इकोनॉमी बेहतर हो रही है, हम अपने देश को काफ़ी आगे तक ले जाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर इस तरीके की घटनाएं, लोग परेशान हैं। लोन का जिक्र खासतौर पर अभी निकलकर सामने आया कि एक बड़ा लोन था शायद परिवार पर, और उसी के चलते बैंक से उस लोन को चुकाने के लिए लगातार फोन कॉल्स। हम सब जानते हैं कि उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। आखिर ये प्रेशर कैसे झेले व्यक्ति, और ये हम देखते हैं कि लोन के चलते इस तरीके के बहुत सारे मामले सामने आए हैं जहां पर लोगों ने परेशान होकर ऐसे कदम उठाए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये घटना ये एक सामने आ गई तो हमारे को एक बात करने का मौका मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्हें हम देखते हैं, क्योंकि मैं समाज सेविका भी हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग देखते मिलते भी हैं जो लोन का प्रेशर, छोटा सा ही लोन लेते हैं वो लोग। देखिए क्या होता है, जब हम लोन लेते हैं तो टू सेक्टर्स ना, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से लेते हैं, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेते हैं। जब जैसे बैंक वगैरह हो गए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो गए, और जो हम जैसे किसी अपने फैमिली मेंबर से ले लेते हैं, किसी नोन से ले लेते हैं, या कई सारे ऐसे लोग हैं जो हिडन वे में भी लोन का एक देते हैं पैसा और उसके बाद उनसे इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं। तो ये लोन का सिस्टम क्यों है? सबसे पहली बात है कि इस समय जो हमारी जरूरतें हैं वो आवश्यकता से ज्यादा है। कहा भी जाता है कि जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, कभी खत्म ना होने वाला है। हमारे इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है कि हम ना अपने जो कंजम्पशन है, हम अपनी जो हमारे जो यूटिलाइजेशन पैटर्न है वो हम पर डिपेंड ना होकर दूसरों पर डिपेंड करते हैं। यानी कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है, कंजम्पशन पैटर्न इज नॉट ओनली फूड की हमें खाना चाहिए, रहना चाहिए, ये नहीं, बहुत सारे ऐसी चीजें हमें, हमारी क्लोथिंग होगी, हमारी एंटरटेनमेंट होगा, तो ये हमारे दूसरों पर निर्भर करता है। आपने सुना भी होगा कि फलाने के घर में वो आपकी स्मार्ट वॉच है और स्मार्टफोन लगा है और हमें भी चाहिए, तो हमारा दिखावा बहुत ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी इकोनॉमी अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में हम 4 ट्रिलियन पार करते जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स कहाँ है? हैप्पीनेस इंडेक्स अभी भी बहुत हम स्लो है, बहुत पुअर है उस स्थिति में। हमारा पर कैपिटल इनकम क्या है? पर कैपिटल इनकम हमारा बहुत लो है। रीजन क्या है? क्योंकि जो टोटल हमारा पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि अगर हम अपनी वांट्स की बात करते हैं तो देयर आर मेनी वांट्स ना, हम एक नेसेसरी वांट्स होती है, कंफर्टेबल वांट्स होती है, उसके बाद लग्जरियस वांट होती है। तो हमें सिखाया जाता है कि पहले आप अपनी नेसेसरी वांट्स को पूरा करें, उसके बाद आप कंफर्टेबल में जाएं, उसके बाद आप लग्जरीज में जाएं। अब पैटर्न बिल्कुल बदल गया। अब पहले हम अपनी नेसेसरी वांट्स तो हमारे लिए सेकेंडरी हो जाती है, हम लग्जरियस वांट में ज्यादा आ जाते हैं। अब आप लोग को पता ये लग्जरियस वांट है क्या, या लग्जीरियस थिंग इसको क्या कहते हैं? लग्जीरियस वांट होती है जिसमें हम सोसाइटी में स्टेटस सिंबल अपना शो करना चाहते हैं। बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि कुछ भी हम जो भी लेते हैं, इवन नेसेसरी, मतलब हमारा फूड, शेल्टर और क्लोथ इज नेसेसरी वांट, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसको बोलते हैं नेसेसरी वांट। उसमें भी कितना कुछ आ गया है, उसमें भी हम क्या खा रहे हैं। बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो अपने ग्रुप में जाता है, तो अगर एक बच्चा पूरी सब्जी लेके जाता है, दूसरा बच्चा कुछ और फास्ट फूड आइटम ले जाता है, तो छोटे बच्चों के ग्रुप में, सोसाइटी में ये दिखाया जा रहा है उससे बात करो, वो बहुत बढ़िया। तो यानी क्या है, हम अपनी सोसाइटी में खुद को सुपीरियर करते हैं। अगर मैं लोन के स्टेटस की बात करूं, आप रिपोर्ट्स देख लीजिए। रिपोर्ट्स क्या कहती है? रिपोर्ट्स ये कहती है कि सबसे पहले लोन क्यों लेता है बंदा? सबसे पहला लोन लेता है कि इनकम टैक्स से बचे। एक लोन ले लिया, उसके बाद उसको आदत पड़ जाती, उसको एक ईएमआई की बेस आदत पड़ने लगती है, धीरे 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 ये एडिक्शन बन। बिल्कुल, और देखिए फिर उसका नतीजा किस तरीके से हमने देखा। बिल्कुल नुकसान जो है वो बहुत है, और वो हमने देखा भी कि कई बार कितना बड़ा नुकसान परिवार को उठाना पड़ता है। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में नाहिद अकील जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत मैम आपका। नाहिद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक परिवार ने कर्ज से परेशान होकर इस तरीके के कदम को उठाया है, 7 लोगों की जान चली गई है, और क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोन का जिक्र इस पूरे मामले में प्राथमिक तौर पर सामने आ रहा है कि लोन था और उसी वजह से परेशान होकर ये कदम उठाया गया। देखिए, मैंने सब कोई, और मुझे जहां तक लगता है कि हर जो इस तरह की सुसाइड करते हैं, हर परिवार की एक अलग हिस्ट्री होती है करने की। तो हमारे देश में लोन को तो बता दिया गया, लोन किस लिए बना है कि अपने आप को संभालने के लिए बना है, लेकिन सरकार जो लोन देती है, जो छोटे लोन लेने वाले हैं उनको तो माफ नहीं करते, बैंक वाले भी, सोसाइटी वाले भी, कोई सब्सिडी नहीं मिलती है कारोबार के लिए, लेकिन बड़े लोग जो हैं उनको अरबों अरबों का लोन मिलता है। अब एक बार, ये जरूरी नहीं है कि जो स्टेटस के लिए लोन लिया हो, ये जरूरी नहीं कोविड के बाद
इतनी सारी फैमिलीज हैं जो अपने काम को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं पा रही हैं, उनका सर्वाइवल मुश्किल है। ये कहना बहुत आसान होता है कि लोग स्टेटस के लिए, स्टेटस क्या चीज है? स्टेटस हमारा समाज जो है इतना चक्रव्यूह में फंसा दिए है लोगों को कि आपकी मजबूरी है कि आपको उस स्टेटस में अगर नहीं रहते हैं तो हाशिए पर कर देगा ये समाज। अगर आप एक गेटेड सोसाइटी में रहते हैं और उसके नॉर्म्स को आप फॉलो ना करें, सपोज हमारे पास मकान नहीं है, जरूरी नहीं है कि सबके पास मकान हो, मकान मालिकों का किराया इतना ज्यादा हो रहा है, कभी एक सिक्योरिटी कभी दो सिक्योरिटी, अपार्टमेंट में जाते हैं तो मेंटेनेंस, अब एक परिवार को बच्चे की फीस भी देना, 2 बच्चे हैं तो उनकी फीस देना, बुजुर्ग नहीं, लेकिन देखिए लाइफ स्टाइल तो हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम किस लाइफ स्टाइल से रह रहे हैं, और वो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही आपको मैनेज करना होता है। लाइफस्टाइल, आपका बच्चा गया तो आप अच्छी एजुकेशन देंगे, सरकारी स्कूल आपका इतना अच्छा नहीं कि आप बंद करके भेजें, प्राइवेट स्कूल भेजेंगे। प्राइवेट स्कूल में मैम आपका टिफिन चेक करती है कि डेली बच्चा क्या ला रहा है, फिर वो बताती है कि आपको ये लेके आना, ये लेके आना, ये लेके आना, वो अपने हिसाब से बताती है कि बच्चों को सब चीज प्रोटीन वोटीन ये सब मिलता रहे, उनके अपने नॉर्म से। जो परिवार भेज रहा है वो हो सकता है कि रोज वो सब्जी पराठा ही दे रहा हो, और बहुत सारी चीजें हैं। परिवार एक चलता है तो उसमें शादी विवाह भी होते हैं, परिवार को भी देखना है, घर को भी देखना, सारी चीजें। तो ये कह देना मुश्किल है, ये सरकार से भी पूछना है। 2 चीजें मैं कहती, हमारी गवर्नमेंट के पास आज तक कोई भी ये नॉर्म्स नहीं है कि स्टेट एजेंसी हो जो किराए पे मकान दे। इतना हरासमेंट ये मकान मालिक करते हैं कि आप सोच नहीं सकती हैं, किराए पे रख करके तो वहां पर टॉर्चर होता है। और अभी तो हमको पता भी नहीं कि वो क्या ट्रेवल एजेंसी चला रहे थे, हो सकता नहीं। देखिए वो सब कुछ जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन एक परिवार ठीक तरीके से रह रहा था। अब देखिए लाइफ स्टाइल मुझे लगता है कि हम और आप अपना डिसाइड करते हैं। मैं मानती हूँ कि मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए जीवन यापन मुश्किल जरूर है, उसमें कोई दो राय नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चुप जाते तो लोग काम जाते हैं, वहाँ तो जान देने की बात है। ठीक है, कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी कि बिल्कुल हम उससे सहमत हैं कि अगर जो कारण जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं यही रहा तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा दबाव परिवार के ऊपर जरूर रहा, शायद तभी ये कदम उठाया गया। निशा खन्ना जी के पास वापस चलेंगे, मनोवैज्ञानिक है। निशा जी, एक सोशल प्रेशर जो अभी जिसका जिक्र नाहिद जी कर रही थी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि बराबरी हो या फिर वर्तमान के समय में लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो इतना महंगा हो चुका है कि आम लोगों की तरह जीना भी मुश्किल है, काफी मुश्किल है, और सबसे मुश्किल मिडिल क्लास के लिए ही है। तो उससे कैसे बचे, मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप वो भी एक बार जरूर समझाएं ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी समझे कि अपने बजट को किस तरीके से मेंटेन करके चलना है। खासतौर पर कोई भी लोन आप जब कराते हो उससे पहले आपको कितना सोचना चाहिए। देखिए बेसिकली चीज है कि जैसा मैम अभी कह रही थी कि लोगों की डिमांड्स बहुत हैं और कोई एजेंसी नहीं है जो कहीं रेगुलेट करती है, चाहे वो लोन, अगर आपको रेंटल अपार्टमेंट चाहिए, कोई भी रेगुलेशन रूल्स को आई थिंक सो इंडिया में और दिल्ली में पर्टिकुलरली कितना माना जाता है, ये हमें शायद सिस्टमेटिक, मैम का मुझे लगता है वो ख्याल अच्छा है कि कोई एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस चीजों को सिस्टमाइज करे। और जैसे कि अभी लोन में भी अगर आपको, जहां तक मुझे पता है कि लोन में भी अगर कोई आपको हरास करता है, चाहे वो कोई बैंक वाले भी हो, देयर इज अ सिस्टम फॉर दैट। और अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी अगर प्रॉपर्टी ले लेती है बैंक, तो लोन वैसे ही रिकवर हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोई प्रोफाइल में आपका लोन प्रोवाइड कराया जाता है वो अच्छे से उस चीज का इवेल्युएशन करते हैं ताकि उस इवेल्युएशन के बेसिस पर आप लोन रिटर्न कर सके। तो आई थिंक सो वो लोन रिटर्न का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा होगा जितना एक शेम का रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा आप जब कभी भी फाइनेंशियली एक स्टेटस से नीचे स्टेटस पर जाते हैं तो आपके लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वाली जो समस्या है आपने कही ना, जो शेम, क्योंकि होता ना कि सक्सेस आसान है लेकिन सक्सेस को मेंटेन कर पाना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि शेम वाली चीज जब आती है तब परिवार फिर उसको नहीं झेल पाता, हर किसी में इतनी शायद सहन शक्ति हम कह लें, जो भी कह लें, वो नहीं होती कि उस चीज को मेंटेन कर पाए। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि आप अपनी चीजों को इस तरीके से रखें कि आप लंबे वक्त तक उस चीज में कंटिन्यू कर सके। ठीक है मैम, लौटेंगे जल्दी से। मोनिका
मथुरा जी का रुख कर लेते हैं, अर्थशास्त्री हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने कहा था कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो घटता जा रहा है, क्योंकि हम ये बात बिल्कुल ठीक तौर पर जानते हैं कि जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, इनका जीवन असल में इनकी जो गैजेट्स हो लें कह लें या एसेट्स कह लें, सब EMIs पर होते हैं। जो EMI पर जीवन निर्भर हो जाता है, इसके चलते कहीं ना कहीं आप बंध जाते हो। और क्या करना चाहिए, किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, कम शब्दों में अगर आपको समझा सके। बिल्कुल, मैं बहुत ही कम शब्दों में इस चीज को समझा देती हूँ। हमारे यहाँ ये क्या कहा जाता है कि मान लीजिए टोटल आपकी जो भी सैलरी है, आपको मान लीजिए 10,000 सैलरी मिलती है। आपको अगर अपने बच्चों का अच्छे से फ्यूचर देखना है, आपको अपना रिटायरमेंट बहुत अच्छे से करना है, तो आपको अपना 20% सैलरी सेव करनी है। नॉट ओनली सेव करनी है, आपको उसको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सेविंग इज डिफरेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट। सेविंग आपके अकाउंट में पड़ी रहेगी, 4% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कोई फायदा नहीं। लेकिन देयर आर मेनी थिंग्स, आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, देयर सो मेनी थिंग्स आर देयर। छोटे छोटे आपको अपना, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, छोटी सी भी इनकम हो, उसे अपना इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल बनाना चाहिए, ताकि वो इस तरह के मेंटल प्रेशर से बची रह सके। नंबर 2, अब आपके पास कितना बचा? आपने 20% सेव कर दिया, अब आपके पास बचा 80%। 80% का 40% हिस्सा आपको अपनी फैमिली का प्रॉपर बजट बनाने में लगाना चाहिए। उसके बाद, जैसा कि बहुत सारे निशा जी ने भी बोला, नाहिद जी ने भी बोला, कि हमारे पास क्या होता है, देयर आर सो मेनी रिक्वायरमेंट्स। हमें स्कूल की फीस देनी है बच्चों का, और हमारे पास भाई घर का भी खर्चा है, किसी बुजुर्ग का माँ बाप का इलाज कराना है, कुछ कराना है। तो आप एक पहले क्या करिए, प्रॉपर अपना बजट बनाइए। उसके बाद उस बजट में फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का बर्थडे जुलाई में आता है, जुलाई में और अगस्त में उसकी फीस भी आती है, तो हमें पेरेंट्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस 2 महीने जुलाई और अगस्त में बच्चे का बर्थडे भी आ रहा है, उसकी फीस भी सबमिट करनी है, तो हमें पहले से पिछले 8 महीने में प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए, प्लानिंग से अगर चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं बेहतर हो सकेंगी। ठीक है, होता क्या है कि लोग कई बार बड़े फैसले ले लेते हैं और उस दौरान एक बड़ी प्लानिंग नहीं रही होती, शायद उसकी कमी के चलते फिर बाद में परेशान होना पड़ता है, और कई बार परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि इतने बड़े कदम उठाने की नौबत तक आ जाती है। उम्मीद है लोग इससे जरूर सीखेंगे। शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बड़ा सवाल ये कि आखिर परिवार ने ये रास्ता क्यों चुना? प्रथम दृष्टया ये निकलकर सामने आ रहा है कि परिवार कर्ज के दबाव के चलते परेशान था, और यही वजह है कि इतना बड़ा कदम परिवार को उठाना पड़ा है। फिलहाल पूरे मामले में जांच जारी है, जांच के बाद ही सच सामने आ सकेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।